नमस्कार, इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। करेंगे खबरों की शुरुआत, बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड AIUB ने महाविकास आघाड़ी MVA को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी हैं। बोर्ड ने 7 नवंबर को NCP SP चीफ शरद पवार, शिवसेना UBT चीफ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में MVA की सरकार बनती है तो वे वक्फ बिल का विरोध करें, साथ ही RSS पर बैन भी लगाएं। बोर्ड ने महाराष्ट्र में मुस्लिमों के लिए 10 आरक्षण और मुस्लिमों के खिलाफ बयान देने वाले भाजपा विधायक नीतीश राणे जैसे नेताओं पर कार्रवाई की भी मांग की है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति संगठन के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजीत गुट ने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बाकी सीटें छोटे दलों को दिया गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुस्लिम आबादी तकरीबन 1 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल 11.24 करोड़ आबादी का 11.56 हिस्सा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान करीब 20% हैं और इनमें 9 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 40 से ज्यादा है। इस प्रकार से उलेमा बोर्ड ने अपने 17 सूत्री मांगों को दिया है शरद पवार और शिवसेना और कांग्रेस के जो गुटों को, और अपनी मांग रखी है कि हमें 10% मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए और वक्फ बोर्ड की बिल का विरोध किया जाए और तमाम ऐसे जो मुस्लिमों के अपने एक नए राष्ट्र बनाने के लिए, जो गजवा हिंद बनाने के लिए उनको चाहिए। एक तरफ तो पाकिस्तान लिया, दूसरे भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस या जो विपक्षी गठबंधन है वो ये चाहते हैं कि देश में पुनः एक पाकिस्तान का निर्माण कैसे हो। रखी हैं, जिसमें आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध, वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता, अतिक्रमण हटाने के लिए कानून, साथ ही मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण, मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता, इसके साथ ही RSS पर प्रतिबंध लगाना होगा अगर सरकार बनती है तो, साथ ही विवादित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटर्स अहम क्यों हैं? क्योंकि आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल 11.56% जो हिस्सा है वो आबादी का मुस्लिम आबादी है। और इस बीच महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो भाजपा शिवसेना से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। महाविकास आघाड़ी, शिवसेना UBT, कांग्रेस, NCP शरद पवार और सपा के साथ आपको बता दें कि जो नई शर्त रखी गई है उसको लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मुस्लिम उलेमा बोर्ड का MVA नेताओं को ये लेटर, चलिए सीधे रुक करेंगे जहां हमारे साथ न्यूज रूम से ब्रिजेश जैन जी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के पहले लगातार जो दौरे हैं वो तो चल रहे हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं तो चल रही हैं, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने यहां पर साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने के लिए एक पूरी फहरिस्त दी है, 17 शर्तें लगा रखी हैं। क्या लगता है शर्तों के लिहाज से सरकार बनती है? और हालांकि जिस तरीके से शर्तें रखी गई हैं ये वो शर्तें हैं जो सीधे सीधे तौर पर मुस्लिमों के पक्ष में जाती हैं, और इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं और सियासत भी देखी जा रही है। बिल्कुल सुनीता जी, अगर देखिए कुछ विधानसभा चुनावों की, अगर हम हाल ही में 2-3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो मुस्लिम्स के मुद्दे लगातार पीछे होते गए हैं। हिंदुत्व का मुद्दा लगातार एजेंडे में शामिल रहा है राजनीतिक दलों के, और यही वजह है कि मुस्लिम उलेमा जितने भी संगठन हैं मुस्लिम मंच के, उनको ये चिंता है कि मुस्लिमों के हित की बात क्यों नहीं आखिर चुनाव में की जा रही। और अभी जो 17 मांगे की गई हैं उसमें भी ये प्राथमिकता से मुद्दा रखा गया है कि मुस्लिम्स के समर्थन में जो है उनके लिए आप जो है वो क्या करेंगे। महाविकास आघाड़ी से ये पूछा गया है, लेटर लिखकर समर्थन की बात तो की गई है लेकिन सशर्त समर्थन देने की बात की गई है। 17 मांगों को रखा गया है। सबसे बड़ी मांग यही है कि एक RSS पर बैन लगाया जाए। दूसरा जो है वो
जो बयान है, विरोधी बयान है जी। मुस्लिमों के और हिंदुत्व के बारे में, जो सामाजिक अराजकता के बात जो कही गई है कि सामाजिक अराजकता, ये बयान फैला रहे हैं, चाहे वो नारायण राणे हो या दूसरे नेताओं के बयान हो, उन पर रोक लगाई जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो और भी जो मांगे हैं मुस्लिमों के समर्थन में वो रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरा मुद्दा जो है वो अब मुस्लिम वोट बैंक की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर मुस्लिम वोटर जो हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं। 10 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां 40% जो है मुस्लिम वोटर्स हैं, और जो जिस तरफ वो जाते हैं, एक मुश्त जाते हैं और हार जीत का फैसला करते हैं, और यही वजह है कि ये तमाम मांगे रख के समर्थन की मांग की गई है। बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार सनातन का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे हमने पिछले चुनावों में देखे हैं जो कि लगातार सनातन को बढ़ावा देने वाला रहा है या सनातन के पक्ष में रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से 17 मांगों के साथ समर्थन देने की बात AIUB ने की है, उलेमा बोर्ड ने की है, और अगर आबादी के लिहाज से जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुस्लिम पक्ष को देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो उनके मुद्दे हैं ये वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे जिसमें वक्फ बिल का संशोधन हो या फिर RSS का विरोध। RSS का विरोध का मतलब यही है कि सनातन का विरोध करना। तो कुल मिलाकर क्या लगता है, महाविकास आघाड़ी का समर्थन करने के लिए अगर उलेमा बोर्ड की बात माननी पड़े तो इसको लेकर अब महाविकास आघाड़ी की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मांगे रखी गई है वो मांगे हैं जो कुछ मांगे अभी विचाराधीन है, और RSS के लेकर जो बात की जा रही है सीधे तौर पर RSS पर प्रहार, मतलब सीधे बीजेपी पर प्रहार। देखिए, अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो तीनों दलों में से शिवसेना भी शामिल है, जो हिंदुत्व की पैरोकार अपने आप को बताती है। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस को, सुनीता जी, मुझे नहीं लगता कि इन मांगों को पूरा करने में कोई आपत्ति होगी, क्योंकि उनको एक बड़ा वोट बैंक जो है वो इस रूप में मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 42 लाख मतदाता मुस्लिम जो है वो महाराष्ट्र में निवास करते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी आबादी है, और लगभग 10%, 11-12% आबादी मुस्लिम्स की है। ऐसे में कांग्रेस का तो एक सूत्रीय एजेंडा है और वो उनको मांगे मानने में कोई आपत्ति नहीं है। एनसीपी भी मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहती है और वो भी मांगे पूरी करने की बात कर रही है, लेकिन पेच जो है वो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना का फंसा हुआ है। इस पर अजीत पवार इस पर जो है शिवसेना क्या फैसला लेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो हिंदुत्व की तरफ झुकती है और हिंदुत्व के पैरोकार होने का दावा करती है। ऐसे में RSS पर बैन और हिंदुत्व के खिलाफ 2-3 जो उन्होंने मांग रखी है कि RSS पर बैन हो, बयानबाजों पर जो कार्रवाई हो, उस पर मुझे नहीं लगता कि शिवसेना पूरे खुले तौर पर समर्थन देगी। हालांकि जीत के लिए कुछ भी राजनीतिक दल करते हैं और इसलिए हो सकता है कि शिवसेना दोनों दलों के समर्थन में, उनके दबाव में, या फिर इस तरीके की ट्यूनिंग बने कि वो इन मांगों को पूरा करने के लिए मान सकती है, लेकिन सशर्त मांग पूरी कर सकती है। 17 में से मुझे लगता है 12 या 11 मांगों पर शिवसेना राजी हो सकती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अब तक अब कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, तो आगे क्या रणनीति होगी, क्या मांगे मानती है समर्थन जुटाने के लिए, या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, अगर हमने देखा जहां पर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर MY फैक्टर सबसे ज्यादा मजबूत रहा है, लगातार कई वर्षों से MY फैक्टर पर बात होती है, जहां पर मुस्लिम आबादी को साधने को लेकर लगातार जो सरकारें हैं वो अपने तमाम प्रयास करते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस तरीके की जो बात सामने आ रही है, हालांकि इससे पहले सशर्त समर्थन देने की बात मुस्लिम आबादी की तरफ से या मुस्लिम बोर्ड की तरफ से या उलेमाओं की तरफ से कभी नहीं आई। तो कुल मिलाकर क्या जिस तरीके से 17 मांगे की जा रही हैं, जहां पर 10% आरक्षण मुस्लिमों को दिया जाए, पुलिस भर्ती में मुस्लिमों को आरक्षण अलग से दिया जाए, RSS पर बैन लगाया जाए, वक्फ बिल का यहां पर जो समर्थन किया जाए, तो कुल मिलाकर ये तमाम वो ऐसी मांगे हैं जो कहीं ना कहीं एक तरफा होती नजर आ रही हैं। अब इससे अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ते नजर आता है, हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से उतनी प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर चाहे हम बात करें MVA की, कांग्रेस को लेकर लगातार ये कहा जाता रहा है कि हिंदुत्व विरोधी है, और अगर ये मांगे मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता जरूर नजर आएगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता जो हैं वो बड़ी संख्या में निवास करते हैं और वो ही जीत हार का फैसला करते हैं। 25 से ज़्यादा सीटें प्रभावित करते हैं मुस्लिम सीधे तौर पर डायरेक्टली, और इतनी ही करीब सीटें इनडायरेक्टली सपोर्ट से बनती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये कहा जा सकता है अगर एकमुश्त वोटिंग हो तो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका मुस्लिम अदा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अभी उद्धव ठाकरे पर यह निर्भर करता है कि वो क्या रुख इख्तियार करते हैं इस पूरे मामले को लेकर।
पर, लेकिन चुनाव पे फर्क तो पड़ेगा ही। और उलेमा बोर्ड इसलिए भी परेशान है कि सारे जो चुनाव महाराष्ट्र के पिछले 3 चुनावों की बात करें तो वो हिंदुत्व के मुद्दे पर हो रहे हैं, मुस्लिम्स के अधिकारों की बात कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस पहले खुलकर समर्थन करती थी और मुद्दों पर प्रखरता से राहुल गांधी समेत शरद पवार की बात करें, राहुल गांधी की खुलकर बात करते थे, लेकिन वोट बैंक के लिए खुलकर अब इस मुस्लिम्स के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। और यही वजह है कि उलेमा बोर्ड को सामने आना पड़ा है और इस तरीके की मांग जो है वो रखनी पड़ी है कि आप बताइए कि मुस्लिम्स के लिए आप क्या करेंगे अगर आपको वोट दिया जाए। तो देखना ये होगा कि आजकल में इस पर क्या फैसला जो है वो महाविकास आघाड़ी करता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी सामने है 17 शर्तों के साथ सशर्त सरकार बनाने की। उलेमाओं ने जो मांग रखी है, इसको देखकर क्या कुछ फैसला आता है और किस तरीके से अब प्रतिक्रियाएं शुरू होती है राजनीतिक गलियारों में, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 288 सीटों पर सिंगल फेज में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं और इस बीच मुस्लिम उलेमा बोर्ड MVA नेताओं को लेटर लिखकर 17 मांगे रखती है, 17 शर्तें रखती है कि अगर सरकार बनानी है तो RSS पर बैन किया जाए, वक्फ बिल का संशोधन, और इसके साथ 17 शर्तें रखी गई हैं मुस्लिम उलेमा बोर्ड की तरफ से। अब देखना होगा इसको लेकर MVA की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है, कितनी शर्तें मानी जाती हैं।